नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर की तमाम खबरें का सिलसिला चालू करें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहली बार ससुराल पहुंचने से पहले ही महिला ने कर दिया खेल। पति की आधे रास्ते में पिटाई करवाकर हमलावरों के साथ भागी। आपातकाल को लेकर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेसियों पर साधा निशाना। 50 साल पूरे होने पर घटना को भुनाने में लगी भाजपा। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर फर्जी टेंडर दिखाकर 5 करोड़ 29 लाख की धोखाधड़ी। बिलासपुर का गारमेंट व्यवसायी बना शिकार। और धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर कठोर कानून बनाने मांग करते निकाली गई रैली। शासन प्रशासन को दिया गया ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने हनीमून पर मेघालय में पति का मर्डर करवा दिया था, अब ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी सामने आई है, जहां एक नई नवेली दुल्हन ने सड़क किनारे अपने ही पति को पिटवाया और फिर हमलावर युवक के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चली गई। ये सिर्फ धोखा नहीं, ये प्यार की शक्ल में छिपा हुआ एक खूनी प्लान हो सकता है। मस्तूरी के आंगडी गांव का युवक अंकित महिलांगे जब शादी के 10 दिन बाद पहली बार पत्नी को विदा कराकर ससुराल से अपने गांव ला रहा था, तब उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा चौराहे पर उसका इंतजार कर रहा है। तोरवा के वैभव पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार युवकों ने रास्ता रोका, अंकित को पीटा और तभी उसकी पत्नी खुद हमलावरों के साथ उनकी बाइक में बैठकर भाग गई। मस्तूरी के ग्राम आगडी के निवासी अंकित महिलांगे 21 जून को थाना तोरबा आकर इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि ये अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल से अपने घर जब जा रहे थे तो वैभव पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र तोरबा के पास 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी इच्छा से चली गई है। पुलिस के द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। ये सिर्फ एक मारपीट नहीं है, बल्कि ये इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या जैसी ही एक साजिश की बू देती है। क्या बिलासपुर की युवती भी पहले से हमलावरों के साथ मिली हुई थी? क्या ये महज एक अफेयर था या एक गहरी प्लानिंग? पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन अंकित का भरोसा, उसका विवाहित जीवन, सब कुछ एक झटके में तोड़ दिया गया। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मंगला रोड पर रात के समय घर लौट रहे एक युवक को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसकी स्कूटी की हेडलाइट का फ्लैश कुछ युवकों के चेहरे पर पड़ गया था। जी हां, आप सभी को बता दें, घटना उस वक्त और डरावनी हो गई जब हमलावरों ने न सिर्फ युवक को अकेला पाकर जमकर पीटा, बल्कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवकों की गुंडागर्दी और बेखौफ अंदाज साफ नजर आ रहा है। पीड़ित युवक की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम खुड़ू भाटा में एक मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें मां बेटे को लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आप सभी को बता दें कि जयराम नगर में किराना दुकान में काम करने वाले संदीप कुमार रात्रे ने पुलिस को बताया कि घटना 23 जून की शाम करीब 5 बजे की है, जब वो घर पे सो रहा था। अचानक बाहर शोर सुनकर वो निकला तो देखा कि उसकी माँ कविता बाई और पड़ोसी बिमला नवरंग के बीच गाली गलौज हो रही थी। बिमला घर के सामने छेना भूसा से चूहे घर में घुसने की बात पर विवाद कर रही थी और कविता बाई को अपशब्द कह रही थी। जब संदीप ने विवाद शांत करने की कोशिश की तो बिमला का बेटा सूरज नवरंग लाठी लेकर आ गया और संदीप के सिर पर वार कर दिया। बीच बचाव करने आई कविता बाई पर भी सूरज ने हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में बिमला नवरंग और सूरज नवरंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। बिलासपुर जिले के सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत
नहरपारा वार्ड क्रमांक 12 में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि पीएससी की तैयारी कर रही 29 वर्षीय मेधावी छात्रा नीलिमा सत्यार्थी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलिमा सेवानिवृत्त लेखापाल बीआर सत्यार्थी की छोटी पुत्री थी और शांत स्वभाव के कारण परिवार और समाज में प्रिय थी। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से बिलासपुर गए हुए थे। शाम को जब वे लौटे और नीलिमा को भोजन के लिए बुलाया तो वो अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही सिपत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है क्योंकि मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुड़िया का नाम है नीलिमा सत्यार्थी और इनके पापा जी का नाम श्री बीआर सत्यार्थी। कितने साल की है? बिटिया जो है 29 साल की रही और पीएससी की तैयारी कर रही थी। उनका एमएससी पीजीडीसीए कंप्लीट हो गया था और 4 बहन एक भाई में सबसे छोटी थी और बहुत ही प्यारी थी। उनका घर में सब कोई छोटी छोटी कहते थे और कल सभी लोग बिलासपुर घूमने आए थे। अचानक से वहाँ से जाने के बाद अपने कमरे में गई हैं। 10 मिनट बाद परिवार वाले बच्चे खाना खाने बुलाने गए, तब बच्चा जो है अवाक सा रह गया, वो पंखा में लटकी हुई। तिब्बत की निवासी नीलिमा सत्यार्थी जो पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर शहर के जूना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सूरजपुर निवासी युवक अमर प्रताप सिंह की लाश उसके किराए के कमरे में बंद हालत में मिली। वो पिछले 5 साल से डोंगाघाट क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा था और नियमित रूप से लाइब्रेरी भी जाता था। शनिवार रात के बाद से जब वो कमरे से बाहर नहीं आया और ना ही किसी का फोन रिसीव कर रहा था, तब मकान मालिक को शंका हुई। खिड़की से झांकने पर वह बिस्तर पर लेटा दिखा और आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अनहोनी की आशंका पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां युवक मृत अवस्था में मिला। उसके मुंह से झाग या शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे और कमरे में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला, जिससे प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। शव का पंचनामा कर सिम्स मर्चुरी भेजा गया है। अमर प्रताप मूलतः सूरजपुर जिले के भटगांव का निवासी था। उसकी पत्नी स्टाफ नर्स है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। पिता रामधन सिंह एसएससीएल में पदस्थ है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। सूरजपुर जिले के निवासी अमर प्रताप सिंह जो अभी वर्तमान में कोतवाली थाना क्षेत्र में रह के पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अपने कमरे में मृत पाया गया है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामले की जांच की जा रही है। मृतक के कमरे से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पीएम के पश्चात स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मृतक की पत्नी स्टाफ नर्स है। बिलासपुर जिले के बिलगहना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चरित्र पर शक के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पंचराम ने पत्नी रामबाई को गांव के ही जंगल में ले जाकर ईंट और डंडे से पीट कर मार डाला और फिर खुद उसी जंगल में छिप गया। घटना की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और 24 घंटे के भीतर आरोपी पंचराम सौता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही उसके बताए गए स्थान से हत्या में प्रयुक्त ईंट और डंडा भी बरामद कर लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बेलगहना चौकी में पुलिस को सूचना मिली कि वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर छतौना गांव जो है जंगली क्षेत्र में, वहां पे एक महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची और डेड बॉडी की स्थिति और शरीर में जो चोट के निशान थे उससे देख करके लगा कि हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल उसमें मर्ग पंचनामा कर आगे की जांच शुरू की। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से जब पूछताछ और बाकी छानबीन चालू हुई तो पता चला कि उसका पति वहां से फरार है और बाकी ग्रामीणों से पूछताछ पर ये बात सामने आई कि दोनों का झगड़ा होता था। पति जो है फरार हो गया था। बाद में उससे पूछताछ करने हेतु उसके खोजबीन चालू की गई तो दूर जंगल में उसको
उसको पुलिस ने जो है पकड़ा और उससे जो है कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना स्वीकार किया। वो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर के रात्रि में उनका झगड़ा हुआ था। उसने डंडे और ईंट इत्यादि से मारपीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो फरार हो गया था। प्रकरण में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की अरेस्टिंग की जा चुकी है। उसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर जिला भाजपा कार्यालय में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, वही कांग्रेस 25 जून 1975 की रात देश को आपातकाल में झोंक चुकी है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए प्रेस, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल दिया था। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और छात्रों को बिना मुकदमा जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नेता जेल में थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने न केवल आपातकाल थोपकर लोकतंत्र का गला घोटा, बल्कि संविधान में 39वां और 42वां संशोधन करके प्रधानमंत्री को न्यायिक समीक्षा से भी बाहर कर दिया। इस दौर में जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सिर्फ एक फैसले की वजह से नजरअंदाज कर दिया गया। 25 जून 1975 को आधी रात को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश के ऊपर देश में आंतरिक अशांति का बहाना बना करके आपातकाल थोपा गया। उस समय भी प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप लगाई गई। जो पत्रकार उनके खिलाफ में लिखना चाहे उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनके प्रेस के बिजली के लाइन के काट दी गई। उनको निरुद्ध रखा गया। कुलदीप नैयर जी वरिष्ठ पत्रकार, उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने केवल एक प्रयास किया था कि आखिर प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप क्यों है, इसके लिए एक चर्चा की जाए, तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से निरपराध लोगों को उन्होंने जेल के शिवचों में बंद करने का काम किया गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश श्री जगमोहन सिन्हा जी के द्वारा निर्णय दिया गया। इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत करके गई है उसकी वैधानिकता को समाप्त किया गया, जीरो किया गया। श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के बहाने अपने वैचारिक एजेंडे को थोपने की कोशिश की। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गरीबों पर गोली चलवाकर ये बताया कि कांग्रेस की गरीबी हटाओ नीति क्या थी। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है। लोकतंत्र तभी तक ठीक है जब सत्ता में वो रही। इंदिरा गांधी को तत्काल माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन त्याग पत्र देने के बजाय कि अपने कुर्सी पे कैसे बने रहे, उसके लिए उन्होंने देश के ऊपर में आपातकाल थोप दिया और मीसा लगा दिया। और मीसा और DIR के अंतर्गत 1 लाख से ऊपर लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, उनको जेल में बंद किया गया।
उसमें मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मधु दंडवते जी, मोरारजी देसाई जी, मधु लीबे जी, राजनारायण जी, ऐसे बहुत सारे नेता थे और अन्य पार्टी के भी नेता थे। राजनारायण सिंह के द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर किया गया, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से चुनाव कदाचरण का वो दोषी है और शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, ये दोनों आधार पर उनको दोषी पाया गया। एक प्रकार से इस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के अधिकारों में कटौती करने का काम किया गया और लोकतंत्र के गला को घोटने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार की छवि खराब कर रही है। देश जब प्रगति कर रहा है तब कांग्रेस नकारात्मक राजनीति में जुटी हुई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जनदर्शन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं और मांगों को सुनकर कलेक्टर ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद शासन की जवाबदेही का प्रतीक है। जनदर्शन में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने पहुंचकर बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और राजस्व से संबंधित अपनी समस्याएं और मांगे कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन को ध्यान से पढ़कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनदर्शन में सैकड़ों लोगों ने आवेदन भी किया। अब पोखर ले कहा था वही लड़का ज्यादा है, वही कम होगा, 10 लड़का है कहा रही से, अब यहाँ 10 नहीं है, ज्यादा है, तब वही लोग हमारे करत रही से भाई, हम ओकरे से तनी आवेदन लगाया है और नहीं मानी मुख्यमंत्री बात तो हमला जब हम 2 रुपया की नौकरी करे हैं। हाँ, क्या चाहते हो आप? हम अपन तनख्वाह जब करे चाहते हैं, परांडी में रहा 2002 के समूह ओखर पहली से खाना बना। हमारे यहाँ जनसंख्या 60 है प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में 207 है और नियमों के अनुसार जो आदेश हुआ है उसमें 10 बच्चों का वर्गीकरण करना है। 10 बच्चे अगर स्कूल में है तो करके, और हमारे यहाँ समस्या दूर नहीं हुई तो आगे और जाएंगे, और अगर यहाँ कलेक्टर महोदय की समस्या हमारी अगर परेशानी नहीं सुनते हैं तो हम लोग आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री निवास के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे हम लोग। बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के लिए एक 12 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। ये टीम एएसपी राम गोपाल करियारे के नेतृत्व में कार्य करेगी और शहर के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे इंदिरा सेतु, राम सेतु, उसलापुर ब्रिज और महाराणा प्रताप ब्रिज पर विशेष रूप से तैनात रहेगी। टीम को विशेष रूप से सुबह 10 से 11 और शाम को 4 से 8 के बीच की व्यस्त अवधि के ध्यान में रखकर सक्रिय किया जाएगा, जब स्कूल व ऑफिस टाइम के कारण ट्रैफिक दबाव अधिक रहता है। किसी भी वाहन की खराबी या अवरोध की स्थिति में ये टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जाम को नियंत्रित भी करेगी। टीम को वायरलेस और जीपीएस सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे उन्हें सूचना मिलते ही तुरंत रवाना किया जा सके। सभी सदस्य ट्रैफिक प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने में प्रशिक्षित हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें ताकि शहर में सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और साथ ही साथ लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए ही वाहन चलाएं। इसी क्रम में लगातार हमारे द्वारा जो है एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें जहां पर भी जो यातायात की अत्यधिक दबाव है, अत्यधिक व्यस्तता है या जाम की स्थिति निर्मित होती है, ऐसे जगहों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें खास करके शहर में जो बॉटल नेक की तरह संरचना निर्मित करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुल हैं, ब्रिज हैं, इन पर जो है ऑफिस के जाने के समय और ऑफिस छूटने के समय खास करके जो जाम जैसी स्थिति बनती है उनके निपटने के लिए बनाई गई है।
इसके तहत आप देखेंगे कि खास करके जो इंदिरा पुल है, राम सेतु पुल है और जो है उसला पुल है और महाराणा प्रताप जो ब्रिज है, बसंत विहार चौक है, आदि ऐसे जगहों पर समय समय पर जो है अत्यधिक यातायात की दबाव की स्थिति बनती है। इन जगहों पर यातायात को सामान्य और सुचारू बनाए रखने के लिए ये टीम बनाई गई है। जब भी इस प्रकार की कहीं पर यातायात दबाव की सूचना प्राप्त होगी, तत्काल ये टीम जाती है और वहां पर यातायात को सामान्य करने का प्रयास करती है। एक नंबर हम लोगों ने ऑफिस के द्वारा जारी किया हुआ है। उस नंबर में कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन कर सकता है और जैसे ही वो फोन करेंगे, हमारा ये टीम जो है हरकत में आती है और तत्काल उस जगह पर पहुंच करके यातायात को सामान्य करने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब अपनी संपत्तियों को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे और किराया नहीं चुकाने वाले किराएदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के चाटापारा इलाके में स्थित वक्फ संपत्तियों के 42 किराएदारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई। वक्फ बोर्ड ने इन सभी किराएदारों को बुलवाकर नया किराया निर्धारण किया है, जो अब सरकारी गाइडलाइन के अनुसार तय किया गया है। साथ ही पुराने बकाया किराए को 4 किस्तों में जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिलासपुर जिले में वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की मूल्य की संपत्तियां हैं, लेकिन लंबे समय से इसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के नेतृत्व में इस दिशा में ठोस पहल की गई है। डॉक्टर सलीम राज ने स्पष्ट किया है कि नया वक्फ बिल मुसलमानों की तरक्की का रास्ता खोलने वाला है। ये करीबन 1974 के आसपास के किराएदार थे। कभी 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये और हाईएस्ट 400 रुपये तक किराया दिया जाता था। और आज वर्तमान किराया होना चाहिए उसका 22,000 से 25,000 रुपये। तो आज करीबन 42 किराएदारों को बुलाया गया है और 42 किराएदार को बुला के एग्रीमेंट किया गया है कि आप 400, 500 या 200 रुपये किराया देते वो नहीं चलेगा। किराया नहीं देने वालों की दुकान सील कर दी जाएंगी या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आप एग्रीमेंट करिए कि जो शासकीय गाइडलाइन है और कलेक्टर दर के हिसाब से किराया दीजिए। उसमें भी 30 से 40% उनको छूट दे दी गई है। करीबन जिसका दुकान का किराया था 400 रुपये, वो 15,000 रुपये में तैयार हुआ और जिसका किराया 80 रुपये था वो 5,000 रुपये में तैयार हुआ। करीबन पहले आमदनी होती थी हमारी टोटल 23,000 रुपये और आज आमदनी हो गई हमारी 5,40,000 रुपये। जब 5,40,000 आमदनी होगी तो समाज के शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होगा और समाज के जो तलाकशुदा विधवा महिला, जो नया वक्फ बिल आया है, गरीबों का हक गरीबों को मिले, तो जो गरीब मुसलमान हैं उनका हक मिलने का समय आ चुका है। ये सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि जो 23,000 रुपये किराया आता था, आज 2 घंटे के अंदर 5,40,000 रुपये किराया चालू हो गया। फिर से वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में एक गारमेंट व्यवसायी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें, आरोपियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर फर्जी टेंडर दिखाकर पहले व्यवसायी का भरोसा जीता, फिर सप्लाई का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर ली। पीड़ित ने तारबहार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवंबर 2024 में आरोपियों ने सरकारी प्रतीक चिन्ह और नकली दस्तावेज दिखाकर खुद को राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन से जुड़ा बताया। व्यवसायी मनोज तिवारी ने पुलिस को बताया कि 25 लाख रुपए डीडी और 15 लाख रुपए नगद सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उससे लिया गया। फिर 30 करोड़ रुपए का सप्लाई एग्रीमेंट करवाया गया और कर्नाटक के विभिन्न जिलों में स्वेटर भेजने को कहा गया। व्यवसायी ने तय समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वेटर की सप्लाई कर दी, लेकिन जब भुगतान की मांग की गई तो आरोपियों ने 5 करोड़ 29 लाख रुपए का चेक थमा दिया, जो बाउंस हो गया। बाद में जानकारी मिली कि संस्था के सभी बैंक दस्तावेज भी आरोपियों के कब्जे में हैं
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अनीता उपाध्याय, करुणाकर रत्नाकर उपाध्याय, सौरभ सिंह और प्रांशु अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारबार क्षेत्र के निवासी प्रार्थी मनोज तिवारी के द्वारा तारबार थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन में स्वेटर और अन्य सामान सप्लाई करने के नाम पर आरोपिया अनीता उपाध्याय एवं उनके साथी गणों के द्वारा मिलकर उससे लगभग 5,29,00,000 रुपए की ठगी की गई है, जिसमें तारबार पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। इस मामले में आरोपियों के द्वारा अंबिकापुर और दिल्ली में भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा इसी प्रकार की ठगी की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पे जानकारी एकत्र कर रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में व्यवसायी से परफ्यूम एजेंसी देने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भवानी नगर निवासी ज्योति सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि एक प्राइवेट कंपनी के एचआर और एमडी ने उन्हें बड़ी परफ्यूम कंपनी की एजेंसी देने का झांसा दिया। इसके लिए विभिन्न मदों से 4.5 लाख रुपए लिए गए, लेकिन न तो एजेंसी दी गई और न ही पैसे लौटाए गए। खुद को ठगा महसूस कर पीड़ित ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरगिट्टी थाना में प्रार्थी ज्योति सिंह ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि हरियाणा की एक परफ्यूम कंपनी के द्वारा उसे करीब 3.5 लाख रुपए का परफ्यूम यहाँ बिलासपुर सप्लाई किया गया था तथा उसके एग्रीमेंट में था कि अगर ये परफ्यूम नहीं बिकेगा तो कंपनी इसको वापस ले लेगी। क्योंकि उसका सामान यहाँ पर नहीं बिका, उसके द्वारा कंपनी में सामान को वापस करने के लिए संपर्क किया गया तो पाया कि वो कंपनी वहाँ पर बंद हो चुका है। इस तरह का प्रार्थी ज्योति सिंह को ठगी का एहसास होने पर उसके द्वारा थाना आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार चौकी ग्राम जैतपुर की सुलोचनी बाई, गौरी बाई निषाद समेत अन्य ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के समक्ष लिखित शिकायत कर अपने सहकर्मी 2 श्रमिकों को यूपी के उन्नाव में बंधक बना कर रखने, उनसे 2,05,000 रुपए लूटने और 2 लाख रुपए और न लाने पर मार डालने या किसी गंभीर अपराध में फंसाकर जेल में सड़ा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आप सभी को बता दें कि किडनैपर से पीड़ितों को छुड़ा दोषियों को सजा दिलाने की गुहार भी उन्होंने लगाई है। उन्होंने बताया कि जैतपुर केवट समुदाय के 19 बालिग नाबालिग महिला पुरुष अपने 5 छोटे बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पंडित अखिलेश शुक्ला के ईंट भट्टे में कमाने खाने के लिए गए हुए थे। उन्हें भट्टा मालिक के गांव का ही बिरसिंग लेकर गया था। एजेंट और मालिक ने उन्हें मजदूरी और रहने की सुविधा देने कहा था, पर नहीं दिया। तो 6-7 महीना पहले एक छत्तीसगढ़ से जो मजदूर ईंट भट्टा में काम करने उत्तर प्रदेश गए हुए थे, वो एक नाम अखिलेश शुक्ला, उनके भट्टे में काम करने गए थे। वहाँ पे कुछ दिन काम किए, वहाँ सही ढंग से मजदूरी नहीं मिला, वहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं था, शौचालय व्यवस्था नहीं था, सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता था। इस कारण जो है ये जो मजदूर यहाँ से काम करने गए थे वो मजदूर दूसरे जगह चले गए। वहाँ जाने के बाद में वो सही ढंग से काम किए, वहाँ उनका मजदूरी राशि भी मिला, लेकिन जिस दिन हिसाब होना था उसके जस्ट पहले दिन ये अखिलेश शुक्ला अपनी टीम के साथ में बंदूक लेकर आए और बंदूक के दम पर 2 मजदूर जिनका नाम था एक मंतोष केवट, मुन्ना उर्फ संतोष केवट और एक त्रिलोकी, उनको पकड़ के अपने गेस्ट हाउस में ले गए हैं और उनसे 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। अगर 4 लाख रुपए नहीं देंगे तो उनको किसी गांजा तस्करी में या मर्डर में फंसा देने का भी उनको प्रयास किया जा रहा है। उसके द्वारा ये, क्योंकि वो यहाँ काम करने गए थे और उनका ये मानना था कि जब हमारे पास काम करने आए हो तो हमारे ही पास काम करना था, हम जैसे भी रखे उसी तरह से उनको काम करने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया था। तो क्या कुछ पैसे का लेन देन था, क्या काम वाम कर लिए, वहाँ पैसा वैसा ले लिए थे? पहले कुछ एडवांस था, लेकिन जब मजदूर वहाँ काम किए तो एडवांस को भरपाई कर चुके थे। उसके बाद भी मजदूरों का पैसा निकल रहा था 10-12 हज़ार रुपए, और उसका हिसाब भी नहीं दिया। इलाज उलाज के लिए बिल्कुल पैसा वैसा नहीं देते थे। जब बिल्कुल प्रताड़ित होने के बाद में मजदूर वहाँ से दूसरे जगह में काम करने के लिए गए हुए थे। जो मालिक ईंट भट्टे का जो मालिक होता है वो यहाँ से बिना लाइसेंस बनवाए लेके जाते हैं, जिसके कारण मजदूरों का ये शोषण होता है। और इसके साथ ही
इस मामले में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है। हम इस पर चाह रहे हैं कि यहाँ तत्काल मजदूरों को छुड़ा के यहाँ छत्तीसगढ़ उनके गिरिग्राम में लाया जाए। ये मजदूर स्वयं गए हुए थे, कल ही पहुंचे हैं। कल 22/6/2025 को यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने आके हमें सूचना दिया, हमारा मजदूर यूनियन को सूचना दिया इस बारे में, और अपना फरियाद लेके आए हुए हैं कि हमें किसी तरह से न्याय दिलाइए बोल के। काम करेंगे 999 प्रयाग में अखिलेश शुक्ला ओकर में काम करे गए। बाथरूम कुछ के व्यवस्था भी नहीं से, कुछ भी बोलते तो बोल देती कि करो काम, ऐसे की धमकी उनकी दे देती से। और ईटा जैसे कुछ भी रहे करत रहे, घटिया मोटे जोड़त रहे के गिरा देती से। उखर बात है हमन हाँ के होला कि हमार हिसाब कर रहे हैं ना, जाबो घर की पैसा पटाबो की तब पैसा ये कोई मजाक हो रहा है क्या बोल दी से। जब आदमी का रहने का मन ही नहीं रहा है, पैसा भी पटाने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी नहीं मानता, आदमी मजबूरन भागना पड़ा। उसके बाद दूसरे भट्ठा गए कमाने, 4 महीने में किया काम, मस्त पैसा वैसा दिया। और एक दिन पहले हिसाब होना था, उसी दिन उन लोग को किडनैप करके ले गया। किसके द्वारा लेके गए? अखिलेश शुक्ला। क्या बोल के लेके गए? हिसाब का बहाना बोल के। कितना दिन हो गया लेके? 12-15 दिन हुए। तो आप लोग पता नहीं किया उनको? कहाँ है करके पता किया, पैसा पटाने भी गए थे, वही है कानपुर में। कानपुर में काम कर रहे थे। क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? और दो लोग हैं ना, उसको लाना चाहिए यहाँ छत्तीसगढ़। तो उन लोग क्या कर रहे हैं जब वहाँ गए पता करके? तो काम कर रहे हैं वहाँ? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में बंदी बना रखा है। ग्रैंड न्यूज में कुछ दिन पहले राशन से परेशान मोपका वासियों की एक खबर चलाई गई थी। बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। खाद्य विभाग ने ड्यू एंड क्लियर मामले में गंभीर अनियमितताओं के चलते महिला शक्ति खाद्य पोषण राशन दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दुकान संचालक को पद से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर की गई जांच में सामने आया था कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई। खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की गई। फिलहाल खाद्य विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे इलाके के हितग्राहियों को राशन की योजनाओं के तहत नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी इसी तरह सख्ती बरती जाएगी। उस दुकान की शिकायत आई थी, उस पर जांच की गई है। शिकायत उसमें प्रथम दृष्टया सही पाई गई, दुकान को निलंबित करके भी हटा दिया गया। हाँ, उसके जगह पे तत्कालिक व्यवस्था के लिए निलंबित किया गया है। उसके पश्चात आगे कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर जिले के पुलिस महकमे में प्रशासनिक सर्जरी करते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने सीएसपी स्तर पर कामकाज में बड़ा फेरबदल किया है। नए आदेश के तहत सीएसपी निमितेश सिंह को अब सिविल लाइन, सिरगिट्टी, सकरी, तारबहार और तोरवा थानों का प्रभार सौंपा गया है, जबकि सीएसपी सिद्धार्थ बघेल को सिटी कोतवाली, कोनी, सरकंडा, मोपका चौकी और सिपत थाना का जिम्मा दिया गया है। दोनों अधिकारियों के कार्यों की निगरानी एसपी राजेंद्र जायसवाल करेंगे, जो इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सीधी नजर रखेंगे। फिर से वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू समाज में गहरा असंतोष और चिंता का माहौल बनता जा रहा है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कथित ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के आरोपों और मुस्लिम युवाओं पर लव जिहाद के आरोपों ने सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया है। इसी के खिलाफ मंगलवार को बिलासपुर में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सनातन धर्मावलंबियों के लोग जुटे। सर्व हिंदू समाज टास्क फोर्स की रैली का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाकर धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध कड़े और प्रभावी कानूनों की मांग को बल देना है। रैली के आयोजक ठाकुर राम सिंह ने कहा कि ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सनातनियों के अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां धर्मांतरण हुआ वहां से हिंदू संस्कृति और पहचान मिट गई। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमने जो है 12 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा करके, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। अभी तक उसके ऊपर समुचित कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इतना कठोर कानून बनाया जाए कि भविष्य में कोई भी जो है इस प्रकार से बरगला के, लालच देकर, प्रलोभन देकर किसी भी बंधुओं का धर्मांतरण न करा सके। इसलिए आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की जा रही है कि तत्काल जो है जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें धर्मांतरण के खिलाफ लव जिहाद के कृपा कठोर कानून बनाया जाए। सर्व हिंदू समाज का हिंदू आक्रोश रैली जो गांव गली मोहल्ले में, क्योंकि ये धर्मांतरण करने वाले हर गली तक पहुंच गए हैं और ये जो भोले भाले हिंदुओं को प्रलोभन देके, लालच देके, डर दिखा के जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, ऐसे धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरी और जिहादियों को सबक सिखाने के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण पे कड़ा कानून की मांग करने के लिए आज सारे हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि अभी हम लोग विगत कई महीने से धर्मांतरण कराने वालों के पीछे लगे हुए हैं, तो इनका जो धंधा है, जो 2 बोरी चावल का लालच देके जो धंधा कर रहे हैं ये लोग धर्मांतरण कराने का, वो बंद हो गया है। सरकार से हमारी यही मांग है कि धर्मांतरण तो हम पकड़ते हैं लेकिन वो लोग धर्मांतरण कराने वाले, लव जिहाद कराने वाले आसानी से छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड का प्रावधान हो, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ करके जो भी सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून लगाए और ऐसा सजा दे इनको कि इनकी 7 पुश्त भी याद रखें। ये आज का युवा है जो भारत देश में और छत्तीसगढ़ को बदलाव लाने के लिए आगे तैयार है। संकल्प लेकर के सभी युवा तैयार है भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए। रैली में संत समाज, सामाजिक संगठनों, युवा समूहों और महिला इकाइयों की भी भागीदारी रही। आयोजकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि रैली पूर्णतः शांतिपूर्ण रही, परंतु यदि सरकार ने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो आगे और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं और कई स्थानों पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। वहीं लव जिहाद को लेकर भी राज्य में सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति बनती जा रही है। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर अब हिंदू संगठनों ने सीधा राजनीतिक और सामाजिक मोर्चा खोल दिया है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर ग्राम मल्हार निवासी अनिरुद्ध निर्मलकर ने वर्ष 2022 में मस्तूरी तहसील कार्यालय में खाता विभाजन के लिए आवेदन दिया था, जो खसरा नंबर 3363 और 3364 से संबंधित है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद 3 वर्षों से आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का आरोप है कि अतिरिक्त तहसीलदार मस्तूरी से कई बार संपर्क करने पर उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, आज आओ कल आओ, लेकिन निर्णय नहीं। इस लापरवाही के चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर को शिकायत सौंपकर शीघ्र निर्णय की मांग की है। ये मामला प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है और सवाल खड़ा करता है कि क्या आम नागरिक को न्याय के लिए वर्षों भटकना ही होगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। जिले के तखतपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम देवरे खुर्द में शासकीय प्राथमिक शाला को पूर्व माध्यमिक शाला में विलय किए जाने के निर्णय का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामवासियों का कहना है कि प्राथमिक शाला देवरे खुर्द एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1800
89 में हुई थी। जी हां, और ये स्कूल लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देता आ रहा है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष काशिक मान, सरपंच राम कुमार व अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि प्राथमिक शाला को पूर्व माध्यमिक शाला में मर्ज न किया जाए, क्योंकि दोनों स्कूलों के भवन अलग अलग परिसरों में स्थित हैं और दूरी अधिक होने से छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल को स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर तखतपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेंगे। शासन का जो नियम है मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल को नियुक्तिकरण करने की, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि 10 से कम प्राइमरी स्कूल में छात्र संख्या वालों स्कूलों को मिडिल स्कूल में मर्ज कर दी जाए, क्योंकि 10 की स्कूलों में एक हेड मास्टर का रखना या व्यवस्था अलग से करना शासन के लिए एक स्थापना व्यय भी होती है। शासन का मंशा बहुत बढ़िया है, इसका हम 100% पालन करने को तैयार हैं, लेकिन ग्राम पंचायत देवरी में तो दर्ज संख्या प्राइमरी स्कूल की 60 है। ऐसी स्थिति में शासन का नियम के विरुद्ध देवरी स्कूल प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल के मर्ज किया जाना उचित नहीं है। इन बातों को लेकर विधायक महोदय के यहाँ, डीओ के यहाँ, जिला कलेक्टर के महोदय ज्ञापन के माध्यम से सरपंच, उप सरपंच, महिला समूह एवं ग्रामीण जन 25 से 30 की संख्या में अपने बातों को रखने के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी फाइलें दौड़ेंगी। राज्य सरकार के ई ऑफिस को बढ़ावा देने के निर्देश के बाद जिला स्तर पर इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि मास्टर ट्रेनर्स ने सरकारी कार्यालयों में कागजी काम कम करने के उपाय बताए। अधिकारियों कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्म के कार्यों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कामकाज का डिजिटलाइजेशन करने से मॉनिटरिंग में सुधार और गैर जरूरी देरी पर रोक लगेगी। मास्टर ट्रेनर जयप्रकाश और प्रकाश रजक ने बताया कि ये पेपरलेस की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। जिले के सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण में ई ऑफिस का परिचय और उपयोग, दस्तावेज तैयार करना, अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग एवं फाइल ट्रैकिंग, सुरक्षा उपाय और गोपनीयता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सभी ऑफिसों में ये ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है। उसका आज बिलासपुर जिले में प्रारंभ किया गया, उसी का यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी लोग शामिल हुए हैं। क्या बताया जा रहा है? गवर्नमेंट का ये है कि पहले जो काम होता था पेपर वगैरह से होता था, वो उसको डिजिटलाइज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। उसी के जरिए ई ऑफिस का ये बेस्ड है कार्यक्रम जो है, और जो भी फाइलिंग मूवमेंट होगी वो सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस पे होगी। कितने दिनों तक का टारगेट लेकर चला गया कि बिलासपुर में पेपरलेस काम चालू हो जाए? अब ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ट्रेनिंग लेंगे के बाद सब अपने अपने डिपार्टमेंट में उसको मूवमेंट करेंगे। देखते हैं कितने दिन में होगा। तो अब कंटिन्यू चलना है तो काम। तो अभी कौन डिपार्टमेंट के लोग हैं? बिलासपुर जिले के सभी डिपार्ट को बुलाया गया है। मुख्य उद्देश्य सरकार का अभी इसमें ये है कि जो मूवमेंट अभी फाइल का पेपर के माध्यम से होता था, उसको पूरी तरह से डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किस स्तर पे कोई फाइल रुकी हुई है या वो कब आगे बढ़ जाएगी या कब तक की उसकी टाइम लिमिट है, उसको ठीक तरह से मॉनिटरिंग हो पाएगी और ऑफिसों में होने वाले अनावश्यक लेट लतीफी को इससे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना भवन में हुए कार्यक्रम में शामिल जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और बाबू स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें फाइलों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने, संचार करने और दस्तावेजों को ऑनलाइन संसाधित करने के तरीके सिखाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर की सत्रांत परीक्षाएं 26 जून से 20 अगस्त तक चलेंगी। परीक्षा प्रदेश के सभी 80 केंद्रों में 23,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसमें स्नातक, स्नाकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल होंगे, जो कि 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षाएं होंगी। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए के आधार पर पाठ्यक्रमों की परीक्षा OMR शीट पर होंगी। इनकी पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगी। हमारे सत्रांत परीक्षा जुलाई जून 2025
26 जुलाई से प्रारंभ होकर 20 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें 23,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जो कि आपके स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट और जो है डिप्लोमा के पाठ्यक्रम हो रहे हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ जिसके 37 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 37 जिलों के साथ साथ हमारे 80 केंद्रों में, पूरे प्रदेश में 80 केंद्रों में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।